हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्या शर्मा जी के लिखे हुए उपन्यास का दूसरा भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आकाश ने सुजैन से कहा कि वो उसे गाड़ी से घर छोड़ देगा क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और उनका घर भी दूर है। ये बात सुनकर नंदिनी बहुत नाराज हो गई, पर उसके नाराजगी की परवाह किए बिना आकाश ने गाड़ी निकाली और सुजैन को घर छोड़ने चला। सुजैन के घर पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया था। सड़कों पर लाइटें झिलमिलाने लगी थी, जैसे कार्तिक महीने की चांदनी रात हो। कुछ लोग अपने घरों को जाने की जल्दी में थे, तो कुछ सड़कों पर शाम की तफरीह को निकले थे। हर कोई चला जा रहा था। चौराहे पर देसी घी की बनी की इमरतियों की रंगत और खुशबू व्यंजन प्रेमियों के दिलों में बेकरारी जगा रही थी। लोग इमरतियों को बनते हुए ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो। जैसी जलेबियां कढ़ाई में डाली गई, फिर कढ़ाई से सीधा चाशनी में नहाकर झूमती बाहर निकलती। तुरंत ग्राहक लपक लेते। जगह जगह फुल्की और चाट की रेहड़ियां भी सज-धज कर अपनी खुशबू से लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन कुछ रेहड़ियों पर चाइनीज व्यंजनों की भी कतारें सजी पड़ी थी, जो अपने निराले अंदाज में लोगों को लुभा रही थी। तभी सुजैन ने गाड़ी रोकने को कहा। आकाश ने गाड़ी रोक तो दी, पर आकाश की समझ में नहीं आया कि गाड़ी इतनी आगे आने पर क्यों रुकवाई। दुकानें तो पीछे छूट गई। तभी एक तेज गंध उसके दिमाग को झंझना गई। सामने देसी विदेशी शराब की दुकान थी। आकाश कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सुजैन गाड़ी से उतर चुकी थी। आकाश को करंट तो तब लगा जब उसने देखा सुजैन शराब की दुकान से शराब खरीद रही थी। थोड़ी देर पहले तो सुजैन उसे भली और शालीनता की देवी लग रही थी, अब वही उसे कुलक्षणी लगने लगी थी। इतने में सुजैन हाथ में 2 बोतल लिए आई और बिना किसी झिझक के उसे गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया और बोली, थैंक यू आकाश, ये काम हो गया। आकाश ने उससे पूछा कि शराब कौन पीता है, आपके भाई? अरे नहीं, वो तो कभी कभी देती हूँ उसे सुलाने के लिए, जब वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और मुझे बहुत परेशान करता है। बाकी मुझे तो बिना 2 घूंट के रात नींद ही नहीं आती। कभी कभार ज़्यादा परेशान होती हूँ तो दिन में भी ले लेती हूँ, पर मुझे लगता है इतना भी ज़्यादा नहीं है। आप गाड़ी चलाइए ना, वैसे ही काफ़ी देर हो गई है और आपको वापस भी तो जाना है। आकाश ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया। उससे कहा, आगे का रास्ता बताती जाइएगा। जरूर, पर मुझे लग रहा है आपको भूख लगी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे लगा है। देखिए सामने की चाइनीज फूड स्टॉल की है, बहुत अच्छा बनाता है। चलिए खाकर तब चलते हैं। जी नहीं, मुझे बहुत देर हो जाएगी, वापस जाकर नंदिनी को पढ़ाना भी है। आकाश ने खींचते हुए कहा, पर सुजैन बिल्कुल सामान्य थी, जैसे किसी ठिठोली के मूड में हो। वो बोली, नंदिनी को तो आप रोज ही पढ़ाते हैं। देखिए मिस सुजैन, आप गाड़ी में बैठिए। सुजैन फिर मुस्कुराई और माथे पर आए बालों को बड़ी अदा से पीछे करते हुए बोली, ओके मिस्टर आकाश, ओके चलिए। आकाश को जैसे अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा था। इतनी सुंदर लड़की और काम तो देखो। शुक्र है मेरी नंदिनी में ऐसे कोई ऐब नहीं, बस लड़ती थोड़ी ज्यादा है। तभी सुजय ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि आकाश को बेहद गुस्सा आ गया। नंदिनी को आप पसंद करते हैं, आप कहना क्या चाहती है? तो इसमें पसंद नापसंद की बात कहाँ से आ गई? मैं उनके घर में रहता हूँ, प्रोफेसर साहब किराया भी नहीं लेते, बदले में मैं नंदिनी को पढ़ा लेता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। ओके, लेकिन हमारे कल्चर में इसे प्यार कहते हैं। आप अपनी मर्यादा में रहिए। आकाश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मुझे आपके निजी जीवन से कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने दायरे में रहिए। अरे सीधे कहाँ चले जा रहे? थोड़ा पीछे लेकर दाहिने मुड़ना है चौराहे से। तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए ना। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको लोगों को हर चीज अपने मनमाफिक क्यों चाहिए होती है। हमारी जरा सी आज़ादी, जरा सी बेहतरी और खुलापन बर्दाश्त क्यों नहीं होता? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको शीशी में ढली गुड़िया ही पसंद आती है। जरा सा अपने मन से जीना चाहे तो उस पर चरित्रहीनता का ठप्पा लगाने में जरा भी नहीं हिचकते। खैर, मैं ये सब आपके लिए नहीं कर रही हूँ। इस समाज के बारे में मेरा ऐसा ही ख्याल है। आपका ये समाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वैसे ही जीना पसंद है जैसा मैं चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं है, इसीलिए मैं इस दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आकाश समझ गया कि सुजैन उसे ही ताना मार रही। उसने कहा, बिल्कुल।
आपका जीवन जैसे चाहे वैसे जिए, मुझे या किसी और के भी सोचने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे इस गली में कितनी दूर जाना है? बस एक चौथा घर मेरा ही है। आकाश ने राहत की साँस ली। गाड़ी घर के ठीक सामने रुकी। आकाश ने उतरकर दरवाज़ा खोलना चाहा, तब तक सुजैन उतर चुकी थी। उसने कहा, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। आकाश कुछ नहीं बोला, वापस गाड़ी में जा बैठा। सुजैन ने कहा, अंदर नहीं आएँगे? आकाश ने कहा, शुक्रिया दी, पर अभी देर हो रही है, चलिए फिर किसी दिन, अगर आपका दिल कहे तब हमारे घर आइएगा। वहाँ से आकाश तुरंत घर की ओर लौटा। उसे बहुत अजीब लग रहा था सुजैन के बारे में जानकर। सारे रास्ते उसके दिल दिमाग में एक कश्मकश ही चल रही थी। लौटते समय भी वही रास्ता था, वही नज़ारे थे, लेकिन अब आकाश को अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहता था। नंदिनी को होमवर्क भी तो कराना था, वो तो उससे भी नाराज़ हो गई थी। घर चलकर उसे भी तो संभालना होगा। ये सोचते-सोचते वो घर लौट आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो महाराज जी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही एक गुलदान उसकी तरफ लहराता हुआ आ रहा था, पर शुक्र है कि उसी समय उसने देख लिया और बगल हो गया, जिससे उसका चौड़ा माथा जख्मी होते-होते बचा। ये तो होना ही था। नंदिनी को नाराज़ करके भला वो कैसे बच सकता था, लेकिन हालात इतने खतरनाक हो जाएंगे ये उसने नहीं सोचा था। देखो नंदिनी, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक दूसरा गुलदान भी आ गया था जो उसने कैच कर लिया। ये सामान बहुत कीमती है। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ कीमती है, ये मिट्टी का गुलदान भी, और जो चंट चालाक सूजी भी। ऐसा नहीं है, वो हमारी मेहमान है और एक लड़की भी है। अगर मैं उसे छोड़ने नहीं चाहता तो उसके साथ परेशानी हो सकती थी। उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। तुम ये अपने बेवकूफ़ बहाने अपने पास रखो। देखा प्रोफ़ेसर साहब, ये है आपका लाडला चेला। सर आप देखा भाई आकाश, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तुम्हारे आपस का मामला है, तुम दोनों को ही सुलझाना होगा। महाराज जी, मेरे लिए कॉफ़ी मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। लेकिन सर, सॉरी बॉय, नंदिनी बेटा, थोड़ा ध्यान से ज़्यादा लग गई तो फिर हॉस्पिटल का खर्चा भी आएगा और हमें परेशानी भी होगी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अब प्रोफेसर साहब बिना उसकी बात सुने अंदर चले गए। इतने में दो मसनद फिर से आकाश के ऊपर आ गिरे। नंदिनी, मैं कह रहा हूँ, पहले मेरी बात तो सुनो, तुम किसी की सुनते नहीं हो। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती आप करे और इल्जाम कि मैं नहीं सुनती। आप सुनते हैं मेरी बात? इस बार तो पिताजी ने भी आपका साथ नहीं दिया। बात साफ है कि गलती आपकी है। अरे मेरी परमेश्वरी, तुम पहले ये हथियार फेंकना बंद करो, तब मैं कुछ कहूँ। महाराज जी, आप अपनी रानी बिटिया को न खाने लौकी सब्जी और बाजरे की रोटी देना, ये क्या बात हुई? अब खाने से क्या दुश्मनी है? ये सेहत के लिए अच्छा होता है, दिमाग ठिकाने रहता है। नंदिनी देखो, अगर तुम इसी तरह करती रही न तो आज होमवर्क में फिर सारी कसर पूरी करूँगा। होमवर्क का नाम लेते ही नंदिनी का सिर जैसे ऑफ हो गया। उसके हाथ में जो पिलो अब तक गुमान से लहरा रहा था तुरंत नीचे सोफे पर जा गिरा। ये क्या मास्टर जी, मेरी पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आकाश की बारी थी, लेना देना है। तुम रोज फालतू कामों में समय खराब करती हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हो। अगर परिणाम अच्छा नहीं आया तो प्रोफेसर साहब तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे ना। नंदिनी चुपचाप आकर एक किनारे खड़ी हो गई, फिर बोली, महाराज जी, आपको जो मर्जी हो वो खाना बना लीजिए, पर बिटिया रानी खाना तो बन चुका है, बस आप लोग फुर्सत हो जाइए तो सब लोग को परोस दूं। नंदिनी पैरों को पटकती धम धम करती हुई अपने कमरे में गई तो आकाश को जैसे सांस में सांस आई। क्या भला है महाराज जी, जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। ठीक है आकाश बेटा। आकाश ने फटाफट हाथ मुंह धोकर चेंज किया। तभी महाराज जी बोले, आकाश बेटा, एक चिट्ठी आई है आपके नाम। चिट्ठी मेरे नाम? कहाँ से आई है? आप देख लीजिए। ये कहकर महाराज जी ने लिफाफा आकाश को थमा दिया, वापस रसोई में चले गए। आकाश ने लिफाफा लेकर हैरानी से इधर-उधर पलटना शुरू किया। जब से घर छोड़ा आज तक कभी कोई झूठी चिट्ठी भी नहीं आई उसके नाम, और आज अचानक ही लिफाफा। किसको मेरी याद आ गई। पत्ते पर अपने गांव का नाम देखकर आकाश का कलेजा धड़क उठा। गांव से उन्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मन में कुछ डर भी था, कुछ शंका आशंका। इतने सालों में पहली बार किसने भेजा होगा? पिताजी ने? या? ये सोचते सोचते उसने लिफाफा खोलकर पत्र निकाला। पत्र में सिर्फ 4 लाइनें थी। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, एक बार तुमसे मिलना चाहती है, हो सके तो चले आना।
तुम्हारे बाबूजी। ये पत्र पढ़कर आज उसे अपना पुराना समय याद आ गया। मन परेशान भी हो गया। तब तक महाराज जी ने आवाज़ दी, आकाश बेटा, खाना लग गया है। उसने पत्र को वहीं टेबल पर रख दिया, खाना खाने चला गया। खाने की टेबल पर नंदिनी और प्रोफेसर साहब बैठे थे। नंदिनी और आकाश दोनों आमने सामने बैठे थे। नंदिनी उसे घूर रही थी। तभी प्रोफेसर साहब ने कहा, क्यों आकाश बेटा, तुम्हारा झगड़ा शांत हो गया? झगड़ा तो था ही नहीं सर। अच्छा, वो तो सब क्या हो रहा था? पकड़म पकड़ाई? आकाश हंसते हुए बोला, नहीं सर, नंदिनी की नाराजगी जायज थी। उसे होमवर्क करवाना था और मैं सुजैन को छोड़ने चला गया था। वो आई थी कुछ किताबें लेने, एक बुक रह गई थी, वो मैंने नहीं दी। ठीक है, कल दे देना। जी सर। नंदिनी बेटा, खाना तुम्हारी पसंद का नहीं बना है क्या? इतनी चुप क्यों हो? नहीं पिताजी, ठीक है। अरे सर, आज इसको बाजरे की रोटी खाने का मन था और महाराज जी ने बनाई नहीं, इसीलिए। क्यों नंदिनी? नंदिनी ने फिर उसे घूरा तो आकाश चुपचाप अपनी कटोरी की खीर खत्म करने लगा। पिताजी, मैं खाना खाकर सोने जा रही हूँ। ठीक है। नंदिनी चली गई। तब प्रोफेसर साहब ने कहा, आकाश बेटा, जानता हूँ नंदिनी बहुत ही बचपना करती है, ऐसी बात नहीं है सर। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ उसे, पर मुझे यकीन है कि तुम उसे संभाल लोगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। मैं नंदिनी को समझने लगा हूँ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। आकाश की बात सुनकर प्रोफेसर साहब के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर आए। आकाश भी खाना खाकर वापस अपने कमरे में आया और उस पत्र को उठाकर देखने लगा। आकाश ने पत्र पढ़कर अपनी शर्ट की जेब में डाल दिया, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पा रहा था उसे घर जाना चाहिए कि नहीं, और उसे ये भी डर था कहीं उसे वापस बुलाने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं। पर उसे इस बात से हैरानी थी कि उसको यहाँ होने का पता आखिर उन्हें किसने दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल आकाश के दिमाग में चक्कर काट रहे थे। आकाश बहुत देर तक अपने कमरे में ही टहलता रहा और टहलते टहलते बालकनी में आ गया। बाहर हल्की सर्द हवा चल रही थी, इतने कि शरीर में ठिठुरन पैदा कर दे, लेकिन फिर भी उसे वहां अच्छा लग रहा था, क्योंकि अंदर उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी। बालकनी पर वो थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, फिर अंदर आ गया। जब वो परेशान होता है तो अक्सर वो कॉफी बनाता है। उसने सोचा, क्यों ना कॉफी बनाकर पी लूं, शायद मूड ठीक हो जाए। वो किचन की तरफ चला गया, लेकिन उसने देखा नंदिनी के कमरे की लाइट जल रही थी। दरवाजे पर जाकर उसने दस्तक दी तो थोड़ी देर में नंदिनी ने दरवाजा खोला। ये क्या है? तुम्हारे कमरे की लाइट कैसे जल रही है? क्या तुम अभी तक सोई नहीं? सोई तो आप भी नहीं मास्टर जी। वैसे मैं होमवर्क पूरा कर रही थी, पर एक सवाल इतना मुश्किल है कि हल ही नहीं हो रहा है। पर नंदिनी, इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है। बातें बनाना बहुत आसान है मास्टर जी, लेकिन कल होमवर्क पूरा नहीं होगा तब आप ही डांटेंगे और बिना कुछ समझे सीधा हमें सजा देने लगते हैं। आकाश ने अपना माथा पकड़ लिया और बोला, लाओ दिखाओ कौन सा सवाल है। ये कहकर वो वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और नंदिनी झट से अपनी नोटबुक ले आई। आकाश ने जल्दी इस सवाल को हल कर दिया। तब नंदिनी खुश होते हुए बोली, अरे वाह मास्टर जी, आपने तो बड़ी जल्दी कर दिया। मैं इतनी देर से परेशान हो रही थी। नंदिनी, अगर तुम मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करोगी तो एक दिन तुम बहुत अच्छी टीचर बनोगी और मुझसे भी जल्दी सवाल हल कर लोगी। मैं पढ़ाई तो करती हूँ मास्टर जी, लेकिन समझ में नहीं आता। आएगा, थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है बस। और 2 महीने के बाद तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम है, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद तुम कॉलेज में आ जाओगे मेरी तरह। अब तो तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ये कहकर आकाश बाहर चला आया। रसोई में जाकर उसने कॉफ़ी बनाई। जब वो वापस लौटा तब तक नंदिनी के कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी। शायद वो सो गई थी। कॉफ़ी का कप लेकर आकाश बालकनी पर आ गया और फिर से अपने सवालों के जाल में उलझने लगा। वो अभी कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, वाह मास्टर जी, सारा ज्ञान हमारे लिए ही रहता है क्या? कुछ ज्ञान आप पर भी लागू होता है? यहाँ बैठकर इतनी रात को सर्दी में कॉफ़ी पी रहे हैं। ना तो आपको जल्दी सोना चाहिए, ना ही आपको ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि आप मास्टर साहब हैं। सारे कायदे कानून तो नंदिनी के लिए ही है। तुम सोई नहीं अभी तक, काहे सो जाए हम। तुम क्यों नहीं सो रहे हो नंदिनी? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बाहर ठंड है। देखो, अभी तुम हमारे मास्टर साहब नहीं हो जो हम पर हुक्म चलाओगे, तो तुम जाकर अंदर सो जाओ, वरना हम अभी पिताजी को बुलाते हैं। नंदिनी, मैं थोड़ा परेशान हूँ, यहाँ बैठना चाहता हूँ। परेशान? काहे परेशान? कौन की अम्मा मर गई? नंदिनी की बात सुनकर आकाश को बहुत तेज गुस्सा आता। नंदिनी को चिल्लाते हुए बोला, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रही हो?
लेकिन तुरंत ही आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, देखो मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो तुम्हारे पापा परेशान हो जाएँगे और वो परेशान हुए तो फिर उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको भी यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चमड़ी भी इंसानों की है, कोई भैंसे की नहीं जो आपको ठंड नहीं लगेगी। क्या बोल रही हो? हाँ, हाँ, हम जा रहे हैं। ये कहकर नंदिनी तुनकती ही वापस अपने कमरे में चली गई। नंदिनी भी न पता नहीं कहाँ-कहाँ से ढूँढकर शब्द लाती है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। थोड़ी देर के बाद आकाश वापस अपने कमरे में चला गया। उसे डर था कि अगर नंदिनी ने दोबारा उसे वहाँ देखा तो फिर सबकी नींद हराम कर देगी। मगर अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था कि उसे गाँव जाना चाहिए कि नहीं, और फिर कैसे पता करे क्या सच क्या झूठ है। अगले दिन सुबह-सुबह आकाश तैयार होकर पहुंचा तो देखा नंदिनी पहले से तैयार बैठी थी। प्रोफेसर साहब भी तैयार हो चुके थे। प्रोफेसर साहब ने कहा, आकाश बेटा, सुजैन को किताब जरूर दे देना, उसे जो चाहिए। जी सर, और मैं आज कॉलेज चल रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलोगे? और नंदिनी को उसके स्कूल छोड़ देता हूँ। मैं जानती हूँ आप हमारी बहुत चिंता करते हैं, पर आप परेशान मत होइए। मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और देखना बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होकर दिखाऊँगी। मैं जानता हूँ मेरी गुड़िया बेस्ट है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, पर अभी जल्दी चलो वरना लेट हो जाओगे। मैं बस अपना बैग लेकर आती हूँ। ये कहकर नंदिनी अपने कमरे में चली गई। देखा आकाश, ये रूप सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आकाश ने मन ही मन कहा, आपको क्या बताऊं, इसका पहले वाला रूप अभी भी बरकरार है, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ मेरे लिए। तुमने कुछ कहा? नहीं सर, बस यूं ही। तब तक नंदिनी भी आ गई। देखिए पिताजी, हम भी आ गए, चलिए चलते हैं वरना हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आकाश, प्रोफेसर साहब व नंदिनी तीनों एक साथ गाड़ी में चले। सबसे पहले केतकी का स्कूल आया, उसे वहां छोड़कर प्रोफेसर साहब ने कहा, आकाश तो मुझे कॉलेज छोड़ दो और गाड़ी लेकर सुजैन के पास जाओ ताकि वापस लौटने में तुम्हें दिक्कत ना हो। तो कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, इस तरह तुम्हें ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। प्रोफेसर साहब को छोड़ने के बाद आकाश सुजैन के घर के लिए चला गया, लेकिन उसके मन में बहुत सारी शंकाएं थी। पहले दिन सुजैन का व्यवहार उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसीलिए उसका मन नहीं हो रहा था कि वो वापस वहाँ पर जाए, लेकिन प्रोफेसर साहब ने कहा था तो जाना ही था। पर उसने मन में तय किया कि बस आखिरी बार जा रहा हूँ। अगर इस बार उसने कोई उल्टी-सीधी हरकत की तो दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी उसे अजीब लग रहा था, इसलिए सोचा क्यों ना किसी और को साथ ले चलूँ। उसने सोचा रास्ते में हेमंत का घर पड़ता है, क्यों ना उसे साथ ले चलो और फिर वापसी में दोनों साथ कॉलेज में चले जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये सोचकर वो हेमंत के घर गया। जैसे ही वो हेमंत के घर पहुंचा, उसने हॉर्न बजाया। हेमंत बाहर निकला। अरे वाह यार, तुझे तो प्रोफेसर साहब की गाड़ी भी मिल गई। हाँ हाँ, अब चल, तुम्हें घुमा के लाता हूँ, कॉलेज भी साथ चलेंगे। बस यार, बस 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। हेमंत जल्दी से तैयार हो कर आया और गाड़ी में बैठते हुए बोला, क्या बात है यार, तेरे तो ठाठ ही निराले हैं। वैसे जाना कहाँ है? है कोई मिस सुजैन, प्रोफेसर साहब के जानकार की बेटी है, उन्हें किताब देनी है। अच्छा चलो, अच्छा इसी बहाने हम भी मिल लेंगे। वैसे लड़की कुंवारी है या शादीशुदा? क्या बकवास कर रहे हो यार, इसमें बकवास वाली क्या बात है? पूछ ही तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ये कहकर आकाश चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। सुबह का वक्त था, हल्की-हल्की ठंड भी शुरू हो गई थी, साथ में थोड़ी गुलाबी धूप भी अंगड़ाई ले रही थी। वैसे धूप तो हमेशा पीली ही होती है, पता नहीं क्यों लोग गुलाबी कहते हैं। हेमंत ने अपना मफलर गले से निकालकर हाथ में ले लिया और हाथों को कंघी की तरह अपने बालों में फेरने लगा, जिसे देख आकाश बोला, अगर तुमने कोई बेहुदा हरकत की तो तुमको साले वहीं कनपटिया देंगे। अभी तुम काहे खिसियानी बिल्ली की जैसे हमारे पीछे पड़ गए? अब का वो रमेश के जैसे रहे, जिसे देख बिल्ली भी रास्ता बदल ले, लड़की तो देखती भी नहीं। नहीं नहीं, रमेश के जैसे क्यों, तुम तो आमिर खान बन जाओ, गलती किए जो तुमके साथ ले आए। अम्मा यार, क्यों दिल जिगर गुर्दा जला रहे हो? अब साथ में ले लिया हो तो कुछ देर जेल भी लो। प्रोफेसर साहब, गौरवर्धन की कशमकश शराफत पर दाग नहीं लगने दूंगा। मैं तुझे जेल लूंगा, लेकिन तू अपना मुंह बंद रखना बस। ठीक है भैया, पर हम कोई बूढ़े थोड़ी है, हमारी तो उम्र है खाने खेलने की। इतने में सुजैन का घर आ गया। जैसे ही गाड़ी सुजैन के घर के आगे रुकी तो आकाश ने देखा उसके बाहर बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूल खिले हुए थे। कल रात में वो इन्हें देख नहीं पाया था। वहां पर लाल, पीले, सफेद
गुलाब खिले हुए थे। गुलाब तो आकाश को भी पसंद है, पर सुजैन ने बड़े ही करीने से उन्हें लगाया था और एक बेहद खूबसूरत आकार बन गया था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अच्छी साफ-सफाई और साज सजावट की गई थी। बाहर दरवाजे पर तोरण लगे हुए थे, जिसमें छोटी-छोटी घंटियाँ भी लगी हुई थी, जो हवा के साथ रुन-झुन की ध्वनि पैदा कर रही थी। बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। हेमंत ने कहा, क्या हुआ यार, यही घर है कि कहीं और आ गए हम? अरे नहीं, यही है। हाँ तो नीचे उतरना, सारा टाइम यहीं खराब कर देगा। मैं तो सोच रहा था चलकर एक कप चाय पिएंगे। हेमंत ने बस किताब देने आया हूँ। ठीक है यार, लेकिन अगर इंसान अच्छा हो तो दोस्ती करने में क्या बुराई है? तुम जैसे भुक्कड़ को तो लाना ही नहीं चाहिए। देख यार, अपना तो सीधा सा हिसाब है। 21 साल का हैंडसम बैचलर हूँ, बाप दादा ने अच्छी खासी मलकियत छोड़ रखी है और भगवान ने इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां फिर किस लिए बनाई है। तुम चुपचाप यहीं गाड़ी में बैठो, मैं किताब देकर आ रहा हूँ। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि सुजैन ने दरवाजा खोला और आकाश को देखते ही बोली, आकाश आप। ये कहती हुई वो खुद आकाश की गाड़ी के पास आ गई। आकाश ने किताब देते हुए कहा, अच्छा हुआ आप आ गई। ये जो किताब रह गई थी प्रोफेसर साहब ने भिजवाई है। जब आपका काम हो खत्म हो जाएगा तो इसे वापस कर दीजिएगा। हाँ क्यों नहीं, मैं कौन सा इसे अपनी बुक सेल्फ में सजाने वाली हूँ। उसने हेमंत की तरफ दिया तो हेमंत ने खुद से ही मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। माई सेल्फ हेमंत, आकाश का दोस्त। सुजैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं सुजैन सुजैन पॉल, पर मैं आकाश की दोस्त नहीं हूँ। मेरे पापा और नंदिनी के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अच्छा मजाक कर लेती है। जिस पर सुजैन मुस्कुराते हुए तो उसके गुलाबी होठों के बीच सफेद मोतियों से दांत चमक उठे। ऐसा लग रहा था जैसे अनार के दानों की लड़ी सजी हो। हेमंत के हाथ में वो मखमल सा मुलायम रेशमी हाथ, वो सर्द एहसास। उसका तो जी कर रहा था वो सुजैन का हाथ हमेशा पकड़े रहे, पर आकाश ने उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसे घूरते हुए कहा, अब चले, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। सुजैन ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, आप मेरे घर पहली बार आए हैं, चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। बस 10 मिनट लगेगा और कॉलेज पहुंचने में भी बहुत टाइम है। फिर आपके पास गाड़ी है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे बाजार में कुछ काम है। हेमंत ने कहा, अब आप इतने अपनेपन और प्यार से कह रही है तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं। इतने भी निर्दयी नहीं कि आप जैसी खूबसूरत और जहीन लड़की का दिल तोड़ेंगे। आकाश ने कहा, आप दोनों चाय पीजिए, मुझे देर हो रही है। ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुजैन और हेमंत को आकाश से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये क्या, आकाश ने तो गाड़ी के गेट के पास ले जाकर रोक दी और फिर उतरकर वापस आते हुए बोली, जरा जल्दी करिएगा। सुजैन झाँकते हुए बोली, बस 5 मिनट, और वो जल्दी से अंदर गई। हेमंत ने उसे आंख मारते हुए कहा, क्या यार, तुम तो जा रहे थे पर अब रुक गए। मैं तो खुश हो रहा था कि आज कॉलेज की छुट्टी करके पूरा दिन मिस सुजैन के साथ बिताऊंगा। हाँ जा रहा था, पर तुझ पर भरोसा नहीं। अम्मा यार, तुम तो मुझे एकदम बदनाम ही कर दिए हो। आज तक मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। अब कोई सामने से इतने प्यार से चाय के लिए कहेगा तो हम उसका दिल कैसे तोड़ देंगे। यकीन मानो, हमारा सिर्फ सुजन के लिए ही मैं यहाँ रुका हूँ। तुमने देखा नहीं, अगर हम मना कर दिए होते तो उनका दिल टूट जाता। हाँ तुम तो गोंद की दुकान हो। अब चलो और चुपचाप शराफत से चाय पियो और कॉलेज चलो। अभी यही बात तो हमने कही थी, हमने कौन सा उसमें कांटे जड़े थे, चाय ही पीनी है। अब इतनी सर्दी में चाय को भी तो ना नहीं कह सकते, बुरा मान जाएगी। अब चलो अंदर। ये कहते हुए दोनों अंदर कमरे में आए। पैर रखते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे वो लखनऊ के बजाय ब्रिटेन पहुंच गए हो। पूरे घर की सजावट आधुनिक तरीके से हुई थी। आकाश ने मन ही मन कहा, वैसे तो रोना रोती रहती है कि पैसे की दिक्कत है, बुक शॉप चलाते हो, घर के ठाठ देखो तो केवल बुक शॉप की कमाई से क्या इतनी आमदनी हो जाती होगी। दोनों कमरे में गए तो सामने ही बैठक थी जिसमें आधुनिक सोफे और टेबल रखी हुई थी। दाहिने हाथ पर 2 कमरे थे जिनके दरवाजे फिरे हुए थे। बाएं हाथ पर एक कमरा जो रसोई में लग रहा था और पहले शायद बाथरूम था। दाहिने हाथ के कमरे में जरूर उसकी माँ और भाई के होंगे, जैसा कि उसने बताया था। दोनों सोफे पर बैठ गए। सोफे के सामने बड़े टेबल पर गुलदस्ते में रंग बिरंगे ताजे गुलाब के फूल लगे हुए थे, जो शायद सुजन के बगीचे के थे। बैठक में ही सामने एक बड़ी सी बुक शेल्फ थी जिसमें बहुत सारी किताबें लगी हुई थी। आकाश ने मन ही मन सोचा, पता नहीं किताबें बेचती है या पढ़ती भी है, इन्हें देखकर लगता तो नहीं। उस घर की हर एक चीज करीने से अपनी नियत स्थान पर थी, जैसे किसी तस्वीर में रखी हुई चीजें हो। हेमंत भी बारीकी से कमरों का निरीक्षण कर रहा था। उसके मुंह से निकला, मिस सुजैन का घर भी उन्हीं की तरह एकदम खूबसूरत और वेल मेंटेन है।
तब तक सुजैन आ गई चाय लेकर और बोली, थैंक यू हेमंत, पर मुझे इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि घर में कोई सामान बिखेरने वाला नहीं है और वैसे भी मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। शक्कर कितनी? हेमंत ने कहा, जैसी आपकी श्रद्धा हो, मेरा मतलब जैसा आप पीती हो। आकाश ने कहा, बस एक चम्मच। सुजैन चाय के कप में चीनी घोलने लगी। उसकी गोरी कलाइयों में काले पट्टे वाली घड़ी और एक छोटे से सोने का छल्ला इतना खूबसूरत लग रहा था कि कहा नहीं जा सकता। उसकी चाल ढाल, उसके बात करने का अदा सब लाजवाब था। हेमंत उससे बातें कर रहा था, कई सवाल पूछ रहा था उसके बारे में, उसके घर के बारे में। तभी आकाश ने कहा, आपने कहा था कि आपकी माँ बीमार है और आपका एक भाई भी है। जी हाँ, इस कमरे में मेरा भाई है और बगल वाले में मेरी माँ है जो सो रही है। उसने दाहिनी तरफ के वाले कमरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। आकाश उठकर उन कमरों को खोलकर धीरे से जाकर झांकने लगा, जैसे वो सुजैन की बातों को जांच कर रहा हो। सुजैन उसकी इस बात को समझ गई। उसने कहा, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने सच कहा। आकाश ने कहा, जी, मैं बस उन्हें देखना चाहता था। वैसे मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे सख्त नफरत है झूठ से। मिस्टर आकाश, ये बात कहकर आपने खुद ही अपनी पोल खोल दी। आपने अपने बारे में सबसे झूठ बात कही है। आप कहना क्या चाहती है? वक्त आने पर आपको समझा दूंगी। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा, अगर आपको झूठ पसंद नहीं है तो अब तक आप अपनी जिंदगी से इतनी झूठ क्यों बोलते आए हैं? सुजय ने आकाश से कहा कि अपने बारे में लोगों से हमेशा झूठ बोलता है। तो आकाश को ऐसा लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। फिर उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। देखिए मिस सुजैन, आप ऐसा कैसे कह सकती है? जिंदगी ने मुझे अगर कुछ बेशुमार दिया है तो वो लोगों को पहचानने का हुनर। सुजैन ने चाय का कप आकाश को दिया देते हुए कहा, फिर हेमंत की तरफ देखते हुए कहा, जी, आपकी चाय ठंडी हो रही है। हेमंत ने गज भर की खीस निपोरते हुए कहा, मुझे लगा आप मुझे चाय सर्व करेगी। करना तो चाहती थी पर किस्मत अपनी अपनी। आकाश ने 2 घूंट चाय पी फिर रख दी। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी है या आपको पसंद नहीं? जी, चाय तो अच्छी ही होगी पर शायद मेरा ही टेस्ट बदल गया है। जब से नंदनी के हाथ की चाय पीना शुरू की है और कहीं पसंद नहीं आती। ओहो, तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं नंदनी से पूछ लूंगी, शायद उसकी जरूरत ना पड़े। आकाश की बात सुनकर इस बार सुजैन का चेहरा उतर गया। तभी हेमंत बोला, आप इसकी बातों से अपना दिल मत दुखाइए। इससे तो अच्छी चीज़ों की कदर कभी थी ही नहीं, पर कोई कुछ कहे, मुझे तो बहुत पसंद आई। आप बुरा मानेंगी तब भी मैं अक्सर किसी न किसी बहाने से आपके घर चाय पीने आ जाया करूँगा। वैसे आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? सुजैन मुस्कुराती हुई बोली, बिल्कुल नहीं, पर एक शर्त है। वो क्या? आपको हर महीने मेरी शॉप से एक किताब तो खरीदनी ही पड़ेगी। हेमंत हंसते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पर मुझे भी नोवेल पढ़ने का शौक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तक आकाश उठकर चलने को तैयार हो गया। उसे देख हेमंत भी उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है मिस सुजैन, अभी चलता हूँ, जल्दी ही मिलते हैं आपकी शॉप पर। इसके बाद दोनों बाहर आए तो आकाश ने पूछा, ये फूल आप लगाए हैं? तब वो बोली, हाँ, मुझे रोज बहुत पसंद है। काफ़ी मेहनत की है आपने इन पर, थैंक यू। उसने अपने बगीचे से तुरंत 2 गुलाब तोड़े, एक आकाश को और एक हेमंत को दिया। फूल लेते हुए आकाश ने कहा, आपको कैसे पता मुझे सफ़ेद गुलाब पसंद है? मैंने बताया ना, लोगों को पहचानने का हुनर है मुझ में, थैंक यू। पर हम कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ इसे कहाँ रखेंगे? बेहतर होगा आप इसे अपने गुलदान में सजा ले। वैसे भी फूल अपनी डालियों पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हेमंत ने कहा, ऐसा तुम सोचते हो यार, पर मुझे लगता है ये गुलाब किसी के जुड़े में या फिर किसी प्रेमिका की डायरी में भी बहुत जचता है। इस पर आकाश कुछ नहीं बोला। उसने वो फूल अपने पास रख लिया और दोनों वहाँ से सीधा कॉलेज चले गए। इसी बीच उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी। वो अंदर चली गई। सुजैन अंदर गए तो देखा उसकी माँ बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मम्मी, आपको नीचे उतरने की क्या ज़रूरत थी? घर में कौन आया था? मेहमान थे मम्मी। कौन मेहमान? आप ऐसे क्यों पूछ रही है? तुम आजकल मुझे कुछ भी नहीं बताती हो। घर में कौन आता है, कौन जाता है, आपको बताकर भी क्या फ़ायदा? और फिर मेहमानों के जाने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, मैं अभी बीमार हूँ, मरी नहीं हूँ। आपको मुझ पर भरोसा करना ही होगा। बेटी, दुनिया बहुत चालाक है और तुम बहुत भोली हो। अब मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ मम्मी, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब वो पहली वाली गलती नहीं करूँगी।
पीटर ने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैंने बिना जाने समझे उस पर भरोसा किया था, लेकिन दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। एक ही दिल को मैं कितनी बार तोड़ूँगी। चलिए, बाथरूम में पानी रखा है, मैं आपको ब्रश करवा देती हूँ, फिर मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। सैम को भी जगाना है, वो भी अभी तक उठा नहीं। सुजैन ने अपनी माँ को बाथरूम में एक चेयर के पर बिठा दिया और उन्हें ब्रश थमा दिया। बाथरूम में सारी चीज़ें इस हिसाब से सेट थी कि उनकी माँ वहाँ पर बैठकर अपने आप ब्रश कर सकती है। उसने हिदायत दी कि आप अपने आप को उठने की कोशिश मत करिएगा, जब काम खत्म हो जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना। ये कहकर वो सैम को जगाने उसके कमरे में गई, लेकिन ये क्या, सैम तो वहाँ था ही नहीं। सैम, तुम कहाँ हो? इतनी सुबह-सुबह कहाँ चले गए? मैं तो यहीं थी। सैम, सैम, आवाज़ लगाती हुई वो इधर-उधर देखने लगी। जब वो उसे नहीं दिखा तब वो कमरे के बाहर आई। उसने बगीचे में देखा पर वो वहाँ भी नहीं था। उसे ढूंढती हुई जब वो अपने घर के पीछे गई तो देखा वहाँ झाड़ियों में बैठकर कुछ कर रहा था। दरअसल सुजैन के घर के पीछे काफ़ी खाली जगह थी जहाँ पर झाड़ियाँ हो आई थी। वहाँ पर कई सारे जंगली पेड़-पौधे उगे थे जिन पर फूलों की लताएं लिपटी हुई थी और बहुत शानदार लग रही थी। सुजैन उसके पास आई। सैम, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर इतनी सुबह-सुबह? दीदी, मैं लिली के फूल लगा रहा हूँ। रोजी को बहुत पसंद है ना? सेम, रोजी अब इस दुनिया में नहीं है जो तुम्हारे लगाए फूलों को देखेगी। ऐसा मत कहो दीदी, रोजी तो रोज मुझसे मिलने आती है। उसी ने मुझसे कहा कि उसे लिली के फूल बहुत पसंद है। मैं उसके जन्मदिन पर उसे बहुत सारे लिली के फूल उपहार में दूंगा। सेम, उठो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे सारे जंगली कीड़े मकोड़े रहते, तुम्हें काट लेंगे। नहीं दीदी, रोजी का बर्थडे आने में अभी 1 महीना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, ये लिली के फूल उगाने हैं, नहीं तो मैं उसे गिफ्ट में क्या दूंगा। और वो किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए वहीं ज़मीन पर लेट गया। अच्छा ठीक है, पर यहीं रहो, लेकिन ज़मीन पर मत बैठो, देखो ठंडी भी है यहाँ पर। चलो पहले नाश्ता कर लो, कपड़े पहन लो, फिर आना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। पक्का आप मेरी हेल्प करेंगी? पक्का, प्रॉमिस करती हूँ। रोजी के बर्थडे आने तक हम तुम्हारे बहुत सारे लिली के फूल उगा लेंगे, फिर उसे सरप्राइज़ देंगे। श्यामा तुरंत सुजैन के गले लगते हुए बोला, दीदी आप बहुत अच्छी हो। फिर वो खुशी से झूमता हुआ अंदर गया। सुजैन ने उसे भी हाथ-मुँह धुलाकर नाश्ते के लिए टेबल पर बिठाया और अपनी माँ को भी। मेहमानों के आने की वजह से आज सुबह उसे नाश्ता बनाने का समय नहीं मिला, इसीलिए उसने सिर्फ ब्रेड और चाय दी। सुजैन की माँ ने कहा, ये क्या, आज सिर्फ ब्रेड और नाश्ते में? आज नाश्ता बनाने का समय नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चल सकती हूँ तो तुम्हारी कितनी मदद करती। सैम का बोझ तो तुम पर पहले से ही, और अब मेरा भी। आई एम सॉरी सुजैन, मेरी बच्ची, इस उम्र में लड़कियाँ घूमती है, जिंदगी का आनंद लेती है, पर मैंने तुम्हें बांध दिया। सुजैन बोली, इसमें माफ़ी मांगने की जैसी कोई बात नहीं। जब मैं छोटी थी, मैं चल फिर नहीं सकती थी, तब आपने पूरी तरह से मेरी देखभाल की, मुझे चलने फिरने लायक बनाया। अब मैं आपको इस लायक बनाऊंगी कि आप फिर से खड़ी हो सके। सुजैन की माँ की आंख में आंसू आ गए। वो बोली, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया, ये जानते हुए भी कि तुम सब कुछ अकेले संभाल रही हो। सुजैन मुस्कुराते हुए बोली, ये सब बातें बाद में हो जाएगी, अभी आप नाश्ता कर लीजिए, मुझे बुक शॉप भी जाना है। ठीक है, चली जाना, इतनी भी दूर नहीं है। आओ हमारे साथ बैठकर तुम भी कुछ खा लो। सुजैन ने 2 ब्रेड अपनी प्लेट में रखा। कहने के तो घर में 3 लोग थे, लेकिन ऐसा लगता है घर में उदासी उदासी छाई रहती है। उसने देखा सैम अपना नाश्ता खत्म कर चुका था। सैम, मेरे जाने के बाद कोई शरारत नहीं, अगर तुम अच्छे से रहोगे तो तुम्हारी लिली के फूल बहुत जल्दी खिल जाएंगे। सैम ने कहा, ठीक है, मैं आज कोई शरारत नहीं करूँगा। ओके, गुड बाय। उसने अपने ब्रेड खत्म करते हुए कहा, मैं चलती हूँ, आज जल्दी आ जाऊँगी, आप अपना और सैम का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो अपनी बुक शॉप के लिए चली गई। उधर दूसरी तरफ जब आकाश और हेमंत सुजैन के घर से निकले तो रास्ते में आकाश ने कहा, तुम कल मुझे किसी से मिलवाने वाले थे, कोई कॉलेज आया है? कल तो तुमने सुना नहीं, हमें पेट दिखाकर चले गए। अब रहने दो, वैसे भी अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, पर सुजैन के आगे वो भी बेकार है। तुम पागल हो गए हो क्या? कोई फालतू बात नहीं। हेमंत कुछ नहीं बोला, हाथों में लाल गुलाब लिए मुस्कुराता रहा। कॉलेज पहुंचते ही आकाश ने गाड़ी एक तरफ खड़ी की, तभी श्याम भी आ गया। दोनों के हाथ में गुलाब देखकर पूछने लगा, भैया आज तो वैलेंटाइन डे भी नहीं है, फिर भी तुम दोनों के हाथों में ये गुलाब लगता है जैसे इश्क की गली से होकर आए हो। चक्कर तो बहुत खास है भाई, पर अभी हमें तुम बताएंगे नहीं, लगता है राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हाँ, मुलाकात तो हो गई है, कुछ बात भी हो गई, आगे देखते हैं। हेमंत ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा तो आकाश ने उसे घूरते हुए कहा,
ज़्यादा दिमाग के घोड़े ना दौड़ाओ, चुपचाप पढ़ाई पर फोकस करो, परीक्षा आने वाली है। तभी प्रोफेसर काशीनाथ दिखाई पड़ गए। सुजैन को किताब दी थी जिसे दे दी। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही उन्हें लौटा देगी। ठीक है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। हाँ, तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम ले लेना। जी सर, चलो अब तुम सब क्लास में जाओ। ये कहकर प्रोफेसर साहब स्टाफ रूम में चले गए, बाकी सब अपनी अपनी कक्षाओं में। कॉलेज खत्म होने के बाद वो सीधा घर आ जाता है। वहाँ आकर उसे पता चलता है कि नंदिनी अभी तक नहीं आई, तो वो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा। प्रोफेसर साहब भी नहीं आए थे, दोनों गायब है। जरूर कहीं बाजार में चाट पकौड़े खाने में लगे होंगे। समझदारी किस चिड़िया का नाम है, इस लड़की को मालूम ही नहीं। वो परेशान बरामदे में चहलकदमी कर रहा था। घड़ी की सुई पर भी उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था जितना कि नंदिनी पर। अभी गाड़ी आकर रुकी। इसी के साथ आकाश की चहलकदमी में बाहर की तरफ मुड़ गई। नंदिनी और प्रोफेसर साहब दोनों थे। आकाश ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा, सर आज आने में काफ़ी देर हो गई, कुछ काम था क्या? अरे बेटा, नंदिनी की वजह से देर हो गई, बाजार जाने की जिद करने लगी। कल इसका जन्मदिन है ना, फिर सुजैन को भी इनवाइट करना था। जन्मदिन की बात सुनते ही आकाश ने अपना माथा पकड़ लिया। नंदिनी ने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ मास्टर साहब, भूल गए ना? नहीं नहीं नंदिनी, ऐसा नहीं है, हमें पता है आजकल आपका ध्यान इधर उधर ज़्यादा रहता है, हम कहाँ याद रहेंगे। नंदिनी बेटा शांत रहो। हम तो शांति है पर आपके कह दे रहे हैं, हम इन्हें कुछ भी नहीं दिखाएंगे, ना ही इनसे कोई मदद लेंगे। हमारी प्यारी सखी केत की सुबह ही आ जाएगी। यह कहकर हाथों में कई थैले उठाया नंदिनी अपने कमरे में चली गई। आकाश ने कुछ कहा नहीं गया। प्रोफेसर साहब समझ गए कि आकाश परेशान हो गया है। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा उसकी बातों पर ध्यान मत दो, देखना थोड़ी देर में मान जाएगी, फिर खुद ही सारे सामान तुम्हें दिखाएगी। सर मैं सच में भूल गया था, उसके लिए कविता भी तो लिखनी है। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, बस सुबह से भाग दौड़ में हो जाता है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? कोई समस्या हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं। ओह, तो छोटी बात क्या है? अब तक प्रोफेसर साहब बात करते करते हॉल में आकर बैठ गए थे और महाराज जी दोनों के लिए चाय ले आए। आकाश की जैसे चोरी पकड़ी गई हो। प्रोफेसर साहब ने चाय पीते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगे कि तुमसे हैंडल नहीं हो रहा तो तुम मुझे बता देना। जी सर, कहते हुए आकाश ने जैसे ही चाय का कप उठाया, नंदिनी ने उसके हाथ से ले लिया और महाराज जी को आवाज़ लगाई, महाराज जी गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध, और हाँ 2 धागे केसर के भी। बेटा ये क्या तरीका है? पापा आपको पता नहीं, इन्हें चाय की नहीं हल्दी वाले दूध की ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ बादाम भी खाने चाहिए, आजकल इनका दिमाग ठीक नहीं रहता। आकाश अभी भी चुप रहा। उसे पता था कि नंदिनी नाराज है। वो तो चाहती थी कि वो कुछ बोले तो वो उस बात का बतंगड़ बनाने का मौका भुना ले। देखिए तो पापा क्या ज़माना है, हम तो इनकी मदद करना चाहते हैं और ये एक महाशय है जो हमारी मंशा समझते ही नहीं, जैसे कहीं के लॉर्ड गवर्नर हो। तब तक महाराज जी गरम गरम केसर हल्दी वाला दूध लेकर आ गए। लो आ गया बेटा, बस इतनी सी देर लगती है। आकाश मुस्कुरा उठा, बोला सच में तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम यहाँ से चली जाओगी, तब प्रोफेसर साहब और मेरा। आकाश की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि नंदिनी चाय का कप पटकते हुए दनदनाते अपने कमरे में पहुंच गई। आकाश और प्रोफेसर साहब भी उसे रोकने की कोशिश में उसके पीछे पीछे गए, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। जब तक वो उसके पास पहुंचते तब तक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सॉरी सर, मुझे नहीं लगा नंदिनी इस मजाक पर इतना भड़क जाएगी। मजाक होता तो शायद न भड़कती, पर तो है तो सच्चाई। एक दिन उसे हम सबको छोड़कर जाना होगा, फिर मैं कैसे जीऊँगा? प्रोफेसर साहब अपने दिल पर हाथ रखते हुए उदासी भरे स्वर में बोले, सब अभी इसमें बहुत वक्त है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, वो कल 18 की होगी। पर बेटा जाना तो है ही ना। इस बात पर आकाश भी कुछ नहीं बोल पाया। आकाश ने कहा, नंदिनी दरवाजा खोलो, चले जाओ यहाँ से। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि तुम मुझे इस घर से भगाकर खुद यहाँ पर कब्जा जमा कर रहना चाहते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊँ? हाँ चले जाओ, और मैं तुम्हें अपने जन्मदिन में भी नहीं आने दूंगी। देखो नंदिनी, फिर सोच लो, क्या तुम सच में चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा जन्मदिन खराब हो। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं रहोगी तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी? पर मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी थी, उसका क्या, किसी और को सुना देना? पर जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब जब तुम मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहती तो मैं यहाँ रहकर कर ही क्या ही करूँगा।
यह कहकर आकाश वहाँ से चला गया। प्रोफेसर साहब ने भी नंदिनी को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। अपने कमरे में आकर आकाश ने कपड़े बदलते समय जेब में हाथ डाला तो चिट्ठी पड़ी थी। उसे देखकर फिर उसके माथे पर शिकन आ गई, पर नंदिनी की बात याद आते उसने तय कर लिया कि वो कल उसके जन्मदिन पर नहीं रहेगा, घर चला जाएगा। पर उसने बैग से फूल निकाला जो कुम्हला गया था। आकाश एक फीकी मुस्कान लिए बोला, ऐसा लगता है मेरी जिंदगी भी इस फूल की तरह मुरझा गई है। दरअसल वो फूल नंदिनी को उसके जन्मदिन पर देने के लिए लाया था। सोचा था कि उसके जन्मदिन पर उसे वो फूल उसकी लिखी गई कविता के साथ देगा, पर वो तो रूठ कर बैठी है। अब शायद ही जल्दी माने। उसने वो गुलाब वहीं टेबल पर रख दिया। नंदिनी लिखने बैठ गई। उसने तय कर लिया कि वो नंदिनी को बिना बताए दोनों चीज़ों को यहीं छोड़कर चला जाएगा। अगर नंदिनी शांत रही तो इसे पाकर खुशी हो गई, अपने पास रख लेगी, वरना यहीं पड़ा रहेगा और सूखकर झड़ जाएगा। उसने एक खास तरह के लेटर पैड लिया जो आसमानी रंग का था और महक रहा था। फिर गहरे रंग का स्केच लिया, कविता लिखने बैठ गया। लेकिन पहले उसने सादे कागज पर नीली स्याही से लिखना शुरू किया। ओश की बनी लगती हो तुम, प्रेम से सजी हो किसी मंदिर के दिए जैसी, पवित्र पावन हो तुम, बसंत जैसी खिलती मेरे जीवन के मरुस्थल को सजाती हो तुम। जैसा कैसा बंधन है ये, बिन धागे बिन डोर के मुझसे बंधी हो तुम। यूं तो नदियों के दो तीरे हैं पर धारा से बंधे हुए हम, क्या उपहार करूं अर्पण, जीवन से भी बढ़कर हो तुम। कविता तैयार हो गई थी पर इस बीच कई पन्नों की बलि चढ़ चुकी थी। तब जाकर यह कविता पूरी हुई, शायद इसीलिए उसने पहले रफ वर्क किया। फिर उसने उसे उसी गुलाबी लेटर पैड पर लिखा। गहरे हरे रंग की स्याही से लिखी ये कविता उसके दिल की गहराइयों से निकली थी। यह वो एहसास थे जो आकाश के दिल में चोरी चोरी बन गए थे, जिसके बारे में शायद उसे खुद भी पता नहीं था। पर जब लिखने बैठा तो शब्दों का रूप लेकर वो कागज पर उतर गए। पर नंदिनी को देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं गुस्से में वो इन एहसासों को सम्मान देगी या उनकी धज्जियां उड़ा आएगी। फूल भी मुरझाए थे। फिर उसने सोचा क्यों ना सुजैन के बगीचे से एक फूल तोड़ लाऊं, बिल्कुल ताजा। थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा पर इसी बहाने सुबह की सैर भी हो जाएगी और ताजे गुलाब भी आ जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने एक पन्ने को अपनी किताब के बीच में रख दिया और घर से आए उस खत को फिर से निकाल कर पढ़ने लगा। उसने उस पत्र को कई बार पढ़ा, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहा था, एक सच्चाई, एक भावना। सच्चाई इस बात की कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, प्यार, भावना, प्यार अपनेपन की। यह पत्र एक पिता ने अपनी बेटी को लिखा, उसे वापस बुलाने के लिए, एक पति ने अपनी पत्नी की जिद पूरी करने के लिए, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पत्र फिर वापस जेब में डाल दिया। इसीलिए बीच महाराज जी ने खाने पर बुला लिया। वो जल्दी खाना खाकर जल्दी सोना चाहता था ताकि सुबह जल्दी उठकर नंदिनी के लिए सुजैन के बगीचे से फूल ला सके। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।